हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसपी स्टडीज़ पर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं फिजिक्स लेसन 1, वो जो कि है द फोर्स। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं एक बेसिक कंसेप्ट से। अगर मैं कोई फोर्स एक रिजिड बॉडी पे लगाऊं जैसे कि ये, तो फिर वो एक तो उसमें मोशन ही प्रोड्यूस कर सकता है, ओके, या तो कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर वही फोर्स मैं एक नॉन रिजिड बॉडी पे लगाऊं जैसे कि स्पंज, तो फिर वो उसमें मोशन के साथ साथ उसका साइज एंड शेप भी चेंज कर सकता है। तो ये तो बात हुई फोर्स की। तो अभी चलते हैं, फोर्स का नॉर्मल डेरिवेशन है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये एरो इसलिए क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फोर्स इक्वल टू एम ए। अब ये डिराइव कहाँ से हुआ? ये डिराइव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बात करते हैं, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dp बाय dt। यहाँ पे t टाइम है और p मोमेंटम है, p का। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, ये भी आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी dp बाय dt, अभी dp को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एम ए। ठीक है, तो फिर ये तो हो गई नॉर्मल डेरिवेशन। ठीक है, तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है स्पेसिफिकली रिजिड बॉडी के लिए। हम नॉन रिजिड बॉडी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई फोर्स एक रिजिड बॉडी पर लगाया जाए तो उसमें वो दो टाइप का मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। एक तो है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। अभी ट्रांसलेशनल मोशन बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, यहाँ से फोर्स लग रहा है और ये सीधा सीधा जा रहा है, ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। और वही रोटेशनल मोशन, अगर मैं इसे फिक्स पॉइंट पे पाइवोट कर दूं तो फिर ये एक ही उस पे घूमेगा। मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो फिर ये ऐसे घूमते जाएगा, और वो हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अभी ये है, अगर हम एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एफ फोर्स लगाया तो ये सीधा जाएगा, वो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। और वही मैंने उस बॉल को एक जगह पे पाइवोट कर दिया, तो और अगर मैं वही फोर्स यहाँ पे लगाऊं तो फिर वो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बच्चों, ये देखने की बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं इसे यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो फिर ये कोई रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो, रोटेशनल मोशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो है पाइवोट, इसे कहते हैं पाइवोट, और एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। समझ लीजिए कि ये जो पेन है वो इस प्लेन में, ये एक प्लेन है, टू लेंथ इनटू ब्रेड, इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तो यहाँ से होगा और या तो यहाँ से होगा, दोनों सेम बात है। ठीक है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अभी पाइवोट क्या होता है? पाइवोट वो होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जब उस बॉडी के टच करती है, या मोर स्पेसिफिकली जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के जो उस प्लेन में रोटेट कर रहा है उस प्लेन से पास होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पाइवोट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप तो समझ रहे होंगे कि बॉडी को तो हर बार टच ही करेगी, लेकिन नहीं, अगर कोई रिंग है, अगर वो हम उसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो ये पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये है जियोमेट्रिक सेंटर। तो लेकिन वो बॉडी में पास नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर से हॉलो है। ठीक है, तो बच्चों, अब आते हैं हम हमारे लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ फोर्स पे। ये पूरा लेसन लगभग मोमेंट ऑफ फोर्स के आजू बाजू ही घूमता है। ठीक है, मैं इसे अब डिनोट करने के लिए MOF लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी हमने एक बॉडी ली, उसे एक जगह पे पाइवोट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने इसे यहाँ पे एक फोर्स लगाया, तो होता ये है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है। तो अब ये बॉडी जो है रोटेट करना चालू होगी। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सो अब ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी तब इसमें जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, याद रखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अगर हम उसे आगे पीछे कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये उसका हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हम अभी इसे पाइवोटेड पॉइंट पकड़ लेंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पॉइंट से जाता है। तो अगर हम इसे एक परपेंडिकुलर निकालें तो ये हो गया 90 डिग्री, और जो ये डिस्टेंस होगा ये हो गया d, ये हो गया f। इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप ये नहीं लिख सकते द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, नो, इट वुड बी रॉन्ग। यू हैव टू राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, ओके। अब जो मैंने आपको बोला, ठीक है, अब ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसका हम अभी फॉर्मूला बनाएंगे। MOF इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनवर्सली होते हैं तो डिवाइड होता है, लेकिन अभी आप वो छोड़ दीजिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए मल्टीप्लाई होता है, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा तो मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा, ओके। तो अब फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तब ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने आपको बोला था, ओके। सो अब हम इसका एसआई यूनिट निकालेंगे। एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर, इसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। ये हो गया एसआई सिस्टम में, ओके। कौन सा है, एसआई यूनिट है। लेकिन वही अगर हम सीजीएस करते हैं तो उसमें होता है अभी जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन। तो डाइन और सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, तो हो गया डाइन सेंटीमीटर। न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ओके। तो ये रिलेशन है, तो इसके मदद से हम इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आप भी ये साथ में करें, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁵ इंटू 10⁵2 डाइन सेंटीमीटर। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 10⁵2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो ये हो गया 10�7 डाइन सेंटीमीटर, ओके। अभी हम आते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। देखिए एसआई यूनिट एक होता है और ग्रेविटेशनल यूनिट अलग होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट में दो सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम और एक एसआई सिस्टम। तो अब अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में होता है kgf मीटर, और वही सीजीएस सिस्टम में होता है gf सेंटीमीटर। याद रखिए कि ये दोनों ग्रेविटेशनल यूनिट्स है। अगर आपको पूछा जाए यूनिट, सिर्फ यूनिट पूछा जाए तो फिर वो इन दोनों को रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल यूनिट पूछा जाए तो एसआई सिस्टम और ये होता है सीजीएस सिस्टम, ओके। अब इन दोनों का रिलेशन तो आपको पता ही होगा, 1 kgf इक्वल टू 1000 gf और 1 मीटर इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 10⁵5 gf सेंटीमीटर, ठीक है। इसे याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद डिराइव कर सकते हैं, बस आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए, 1 kgf इक्वल टू 1000 gf, और ये भी एक रिलेशन है 1 kgf equal to 100 Newton. It is approximately, and if you want more accurately, it is 98 Newton. ठीक है, सॉरी, ये 10 न्यूटन होता है और ये 9.8 न्यूटन होता है, ओके। और वही अगर हम जीएफ की बात करें तो 1 जीएफ इक्वल टू इसे हम 1000, तो फिर 1000 जीएफ इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ मैं, सो देयरफॉर 1 जीएफ इक्वल टू, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा 10⁻² न्यूटन। इसे आप यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने फैक्टर्स देखे, हमने एसआई सिस्टम में देखा। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बोर्ड वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे बॉटल का, ठीक है। तो मैं इसे खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लॉकवाइज आपको क्लॉक याद रहती है, क्लॉक ऐसे मूव करती है तो वो हो गया क्लॉकवाइज, और अगर वही उल्टा मूव करे तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। अगर मैं इसे खोलूँ तो फिर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मतलब क्या, ढक्कन मेरे पास आ रहा है, यानी कि ढक्कन ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। सो व्हेनेवर
there is anti-clockwise movement, it is considered to be positive. Okay, note this. Anti-clockwise movement क्या होता है, हर बार पॉजिटिव होता है. और वही जो मैंने अभी इसे क्लोज करने के लिए, यानी कि क्लोज करने के लिए मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाया, तो फिर वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, तो वो क्या होगा, निगेटिव. जो भी अपने पास आता है, अपने नज़दीक आता है, वो होता है पॉजिटिव, और जो दूर जा रहा है वो होगा निगेटिव. Okay, so anti-clockwise movement will always be positive and clockwise movement will always be negative. This is used to avoid confusion. Okay. लेकिन जब भी अगर आपको पूछा जाए, यानी कि आगे सम्स आएंगे जो हम देखेंगे, उसमें अगर आपको पूछा जाए कि क्या मूवमेंट ऑफ फोर्स है, तो इट इज़ बेटर दैट यू मेंशन द साइन सो दैट द एग्जामिनर नोज दैट यू नो एवरीथिंग. देन सो ये हो गया. हाँ, अभी दो चीज़ें और थी. अभी हम कैसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कैसे बना सकते हैं. इसके दो तरीके. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. अगर हम पहला तरीका, मैं अगर इसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कौन सा करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट. यस, यू आर राइट. तो अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, और वही अगर मुझे इसे एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो मैं सिंपली चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. पहले पॉइंट ये था, ए था, ये अभी बी है, तो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. राइट. तो अभी अगर और एक एग्जांपल लेते हैं. हाँ, अभी ये दूसरा कंडीशन है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, अगर मैंने इसे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, तो फिर ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज करेगा. लेकिन वही अगर मैंने इसी फोर्स को इसी लाइन ऑफ एक्शन में, यानी कि विदाउट चेंजिंग इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, समझ लो वो दोनों फोर्स ए पॉइंट पे लगे. ठीक है, अगर मैंने विदाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. दिया. अभी आपकी टेक्स्ट बुक में 6 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और 6 एग्जांपल्स को हम धीरे धीरे देखेंगे. पहला तो एग्जांपल है डोर. डोर का आपको हिंज पता है, जहाँ पे वो एक्सट्रीम एंड, जहाँ से आप खोलते हैं वो एक एंड, और एक एक्सट्रीम एंड होता है, वहाँ पे स्टील लगे रहते हैं, स्टील प्लेट्स, तो उसे कहते हैं हिंज. ठीक है, तो ये समझ लीजिए डोर है, यहाँ पे हिंज है. ठीक है, अभी जो हैंडल होता है वो कहीं यहाँ पे दिया होता है, लेकिन इतना डिस्टेंस क्यों. दिस इज टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा, उतना मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा, और जितना मूवमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा, उतना कम फोर्स लगेगा उसे खोलने के लिए. ओके, सो अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, वो होता है हैंड फ्लोर ग्राइंडर. ये मोस्टली तो बहुत ही पुराना चीज़ है, लेकिन अभी शायद ही कोई यूज़ करता है, लेकिन होता है यूज़. तो उसमें ये होता है, आटे की चक्की जैसे एक बड़ा ये होता है, यहाँ पे बीच में ये आउटर सर्कल, ये इनर सर्कल, यहाँ पे एक रॉड रहता है जो कि उसे हम घुमा सकते हैं, और यहाँ पे हम चावल डालते हैं, या चावल या कोई भी डाल सकते हो, वीट भी डाल सकते हो. तो अभी ये जो होता है, उसे हम एकदम रिम की तरफ प्लेस करते हैं. दिस इज बिकॉज टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो अगर ये जितना ज़्यादा होगा, उतना कम फोर्स लगेगा, और आपको तो पता ही है, इसे ग्राइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा, उतना फोर्स कम लगेगा. डन. सेम मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करने के लिए. ओके, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट हियर. तो ये एक हो गया. फिर अभी तीसरा एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं, वो होता है स्टीयरिंग व्हील. स्टीयरिंग व्हील का तो आपने बहुत आसानी से आप उसे देख भी सकते हो. जो सेंटर होता है, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम जो पकड़ते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे पकड़ते हैं, ताकि कम फोर्स लगे उसे घुमाने के लिए. ओके, और उसमें आप ये भी चेंज कर सकते हो, यानी कि आप ये भी देख सकते हो कि बाय हाउ कैन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बी चेंज टू क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वो भी आप उस पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन गाड़ी बंद रख के करना. हाँ, तो फिर अभी हम आगे मूव करते हैं. जो हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है, वो है बाइसिकल का. अभी देखिए, जो बाइसिकल का एग्जाम्पल है, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, लेकिन कोई नहीं, वो बहुत इजी एग्जाम्पल है. अब बाइसिकल में 2 व्हील होते हैं. ठीक है, एक आगे का, एक छोटा. इसे कहते हैं हम रेयर व्हील, और इसे कहते हैं हम फ्रंट टूथेड व्हील. ठीक है, अब इन पर से एक चेन पास होती है, इसका एक पेडल होता है. ओके, अभी जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिया है, रेयर व्हील पीछे, फ्रंट टूथेड व्हील आगे. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पेडल है, ठीक है, वो मैक्सिमम रहता है फ्रंट टूथेड व्हील से. ठीक है, फ्रंट टूथेड व्हील से.
ताकि मैक्सिमम परपेंडिकुलर मतलब उसे रोटेशन मिल सके। अभी ये जो रोटेट होगा, ओके, तो ये कैसे रोटेट होगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव मूवमेंट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब ये पॉजिटिव मूवमेंट होगा तब ये भी चेन के हिसाब से उसे रोटेट करेगा, ठीक है। ये जो चेन है ये भी रोटेट होगी और वो चेन इसे रोटेट करेगी, जो कि व्हील्स को, तो व्हील्स को कौन रोटेट करता है, रेयर व्हील। और ये फ्रंट रोटेट व्हील इसलिए, पेडल का डिस्टेंस इसलिए ज़्यादा है ताकि कम फोर्स से हम ज़्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर सके और ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ सके। ओके, तो ये हो गया बाइसिकल का एग्जाम्पल। फिर अभी स्पैनर का, देखिए स्पैनर का भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है याद रखने के लिए। बोर्ड आपको पूछ सकता है कि क्या कैसे क्या करना है, कौन सा मूवमेंट ऑफ फोर्स लगता है। अभी देखिए बॉटल का एग्जांपल दिया था, खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट। वही स्पैनर का है, अगर हम नट को लूजन कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर हम नट को टाइट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज द सेम। ओके, ऑल्सो उसका जो हैंडल होता है वो लॉन्ग होता है ताकि हम लार्जर परपेंडिकुलर, एंड दैट इज द सेम एग्जांपल। अभी हम जो छठा एग्जांपल देखेंगे वो जैक स्क्रू का। जैक स्क्रू इसलिए यूज होता है ताकि वो कोई हेवी ऑब्जेक्ट्स या जैसे कि व्हीकल्स उसे यूज करने के लिए, आपने कार मैकेनिक के पास देखा होगा, वो कुछ तो भी ऐसे दबाता है, एक्चुअली वो इसे ही जैक स्क्रू कहते हैं, और उससे कार ऊपर हो जाती है। वो कम फोर्स लगाता है लेकिन कार ऊपर हो जाती है, जो कि इट वेज इन टर्न्स। सो दैट इज one of the applications. These were the 6 applications and there are many more that you can apply and you can see in your surroundings. अभी हमसे इन सब एग्जांपल्स का एक ही कंक्लूजन होता है, लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम मोमेंट ऑफ फोर्स। ये इस चीज़ का कंक्लूजन हो गया। अभी हम आते हैं कपल पे, ठीक है। कपल से पहले ये मैं करना चाहूँगा, अभी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हाँ, तो अभी अगर डोर देखा, भाई फोर्स तो इधर लगा रहे हो लेकिन उसका भी तो कोई रिएक्शन फोर्स होगा, वो रिएक्शन फोर्स होता है यहाँ पे हिंज पे, और क्योंकि उस रिएक्शन फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है इसलिए वो जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट करता है वो भी 0 होता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी हमने देखा कि एक्शन और रिएक्शन, लेकिन हाँ, तो अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि द रोटेशन ऑफ द डोर इज कॉज्ड बाय विच फोर्स, तो एक फोर्स नहीं होगा, तो आपको दो फोर्स मेंशन करने पड़ेंगे, द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंज एंड द वन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको मेंशन करना होगा द फोर्स ऑफ जो हम हैंडल पे अप्लाई करते हो, दूसरा द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंज, ठीक है। लेकिन आपको ये सुन के थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा कि एक्शन रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक्शन और रिएक्शन तो अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होते हैं। आप सही सोच रहे हैं, जब एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे होते हैं, यानी कि अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो दीवार मुझ पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो मुझ पे एक फोर्स लग रहा है, दीवार पे एक फोर्स लग रहा है, लेकिन एक बॉडी पे कभी भी दो फोर्सेस नहीं लग रहे, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे तो अगर हमने देखा कि डोर पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, सो इट इज़ नॉट एन एक्शन रिएक्शन पे। ऑलवेज रिमेंबर, जो कपल होता है, रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय कपल, ठीक है, रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय कपल एंड कपल इज नेवर एन एक्शन रिएक्शन पे, ठीक है। तो अभी कपल का हम ये करते हैं, एक सेंटेंस बहुत ही है, रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस, टू अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। यानी कि अगर ये दो फोर्सेस हैं, ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है समझ लो, दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, यानी कि ए और बी ये दो लाइन्स है और वो नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दे आर पैरेलल एंड देयरफॉर दीज फॉर्म अ कपल, दीज विल प्रोड्यूस रोटेशन। रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड द पेयर ऑफ फोर्सेस इज नोन एज कपल, ओके। तो अभी हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अगर कोई कार रेंच है या जैक स्क्रू है या वाटर टैप है, या सिंपली अगर वाटर बॉटल है तो उसे भी करने के लिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो उसके भी खोलने के लिए दो फोर्सेस। तो रोटेशन, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हमेशा याद रखना, रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय पेयर ऑफ फोर्सेस व्हिच इज नोन एज द कपल, ठीक है। अभी ये एग्जांपल्स हो गए, हाँ, तो अभी हम कपल आर्म देखेंगे। समझ लीजिए एक रॉड है, ये यहाँ पे उसका
फल्क्रम है, ओके, लीवर है एक, और फिर मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एफ, दोनों पैरेलल है, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, ओके। मैं इसे पाइवोटेड पॉइंट ही ले लेता हूँ अभी के लिए, ओ, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों का अगर हम दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, हाँ। और जो हमारे नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हम साइंस के साथ मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। एफ इंटू ओ है, एफ इंटू ओ है, ठीक है। एफ इंटू ओ ए हो गया प्लस एफ इंटू ओ बी, ये हो जाएगा टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। एम ओ एफ इक्वल टू टोटल एम ओ एफ, ठीक है। अभी हम अगर हमने एफ को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए प्लस ओ बी क्या होता है, ए बी। तो एफ इंटू ए बी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया अगर कोई दो फोर्सेस है इक्वली मैग्नीट्यूड है, वो कपल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और वो है ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड नॉट बिटवीन द सेंटर एंड द फोर्स बट बिटवीन द टू फोर्सेस, ओके। और इसी ए बी को हम बोलते हैं कपल आर्म, ठीक है। क्या कहते हैं, कपल आर्म, ठीक है। अब हम एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट पे जा रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के लिए बॉडी के पास दो कंडीशन है, ठीक है। एक तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन प्रिजर्व होना चाहिए, यानी कि क्या, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर मैंने एक ब्लॉक रखा है, यहाँ से एक एफ लगाया, यहाँ से एक एफ लगाया, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दोनों का जो एक्शन लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन प्रोड्यूस करेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, और अगर रेस्ट पे तो रेस्ट से मूव कर रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि द algebraic sum, remember the algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the pivoted point or the axis of rotation is zero, ठीक है। pivoted point, axis of rotation दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन axis of rotation मैं प्रेफर करूंगा यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई, एक तो मोमेंट ऑफ फोर्स की और एक हो गया रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के दो टाइप आते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के दो टाइप हैं। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर मैंने इस डस्टर को अपने हाथ पे पकड़ा तो ये क्या है, रेस्ट पे है, यानी कि इट इज प्रिजर्विंग इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और प्रिजर्विंग इट्स स्टेट ऑफ साइज एंड शेप, ठीक है। तो उसका जो चेंज नहीं हो रहा है तब वो इक्विलिब्रियम पे कह सकता है। ये कब होगा, ये जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है और एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय माय पाम ऑन द डस्टर अपवर्ड्स एंड द वेट ऑफ द डस्टर इज डाउनवर्ड्स, देयरफॉर ओके, सो दैट इज व्हाट कीप्स इट इन इक्विलिब्रियम। ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के आप बहुत सारे ये देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, तो ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड ये है। अभी आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में इट अभी इसका दो कंडीशंस है, एक तो इट प्रिजर्व्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब वो मोशन एक तो ट्रांसलेशनल हो सकता है तो रोटेशनल हो सकता है, ठीक है। अभी अगर ट्रांसलेशनल की अगर हम बात करें, कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, वो है एक रेन ड्रॉप का। अभी अगर कोई रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर नीचे आने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, द वेट ऑफ द रेन ड्रॉप, ठीक है। लेकिन उसे जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो है बाइंड फोर्स, आपने पिछले साल पढ़ा होगा, ठीक है। वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो फिर जो उसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स। और एक पॉइंट ऐसा होता है जब जो बाइंड फोर्स होता है और जो फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर विच वी कॉल विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज प्रेजेंट ओनली लिक्विड एंड गैसेस, ओके। सो जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी फोर्स एंड द बाइंड फोर्स इक्वलाइज और न्यूट्रलाइज द weight of the raindrop downwards, and the condition is reached when the raindrop falls on the ground with a constant velocity. वो हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन मोशन। और अगर कोई फैन है, जैसे कि फैन मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो हो गया रोटेशनल मोशन अपना प्रिजर्व कर रहा है, ओके। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो क्या क्या कंडीशंस है होने के लिए इक्विलिब्रियम, एक तो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी
should be 0, and the algebraic sum of moments of all the forces acting about the line of action of force, the algebraic sum of moments of all the forces acting about the axis of rotation should be 0. ठीक है, और इसी से एक बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी का जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फिर बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, जब ये होता है तब उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स. ओके, थैंक यू.